दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक साइकेट्रिक का टॉपिक है, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि एंजाइटी के बारे में। तो जो एंजाइटी होती है तो उसके बारे में हम बेसिक बात कर लेते हैं कि एंजाइटी होती क्या है और ये किस प्रकार की कंडीशन में देखी जाती है और ये किस प्रॉब्लम में काउंट की जाती है। तो अपन एंजाइटी की अगर बात करें तो इसके बारे में अगर बोलें वन वर्ड में तो अपन बोल सकते हैं कि मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन साइकेट्रिक। अगर देखा जाए कि साइकेट्रिक की जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो पाए जाने वाले डिसऑर्डर है उनके अंदर अगर कोई मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम पाई जाएगी तो वो एंजाइटी ही पाई जाएगी। अगर अपन बात करें कि मोस्ट कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होगा साइकेट्रिक में, या फिर ये क्या है, एक साइकेट्रिक का टॉपिक है और अपन बात कर रहे हैं कि मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक या फिर सॉरी मोस्ट कॉमन सिम्टम इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो किसी भी प्रकार का अगर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है तो उसके अंदर सिम्टम पाया जाएगा, वो क्या पाया जाएगा, एंजाइटी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि मोस्ट कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर इन साइकेट्रिक। तो मोस्ट कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है साइकेट्रिक में, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसको क्या बोलते हैं अपन, मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। और जो एंजाइटी है वो क्या है, मोस्ट कॉमन सिम्टम इन एनी टाइप ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो ये तो अपनी जनरल सी बात हो गई थी। देन इसके बाद में अपन बात करेंगे वन बाय वन की जो आपका एंजाइटी है उसके अंदर वन बाय वन किस किस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको इधर जो कॉर्नर है उसमें दिख रहा होगा कि फर्स्ट अपन बात करेंगे कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर है उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके कोजेज क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देन उसके बाद में अपन बात करेंगे कि इसके डायग्नोसिस, देन इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन में आ जाएगा कि भाई ये क्या है। तो इंट्रोडक्शन में इस बात को अपन काउंट कर सकते हैं कि मोस्ट कॉमन सिम्टम इन एनी टाइप ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मतलब कि किसी भी प्रकार का अगर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है तो उसमें देखे जाने वाला मोस्ट कॉमन जो क्लिनिकल फीचर्स होगा वो क्या होगा, एंजाइटी होगा। देन इसके बाद में अपन बात करें कि एंजाइटी है वो किस एज में देखी जाती है। तो एज की अगर बात करें तो 30 टू 40 ईयर की एज में एंजाइटी देखी जाती है। एंजाइटी 30 से 40 ईयर की एज में क्यों देखी जाती है, इसके बारे में भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि एंजाइटी 30 से 40 की एज में क्यों देखी जाती है। तो इसके अनेक प्रकार के कॉजेज हो सकते हैं। जैसे कि अपन जानते हैं कि जो 30 की एज होती है उससे पहले जो भी अपने पालन पोषण में देख लीजिए या फिर किसी भी प्रकार की अपनी जो नीड है उनको पूरा करने के लिए अपने माता पिता वगैरह हैं वो अपने को फुल्ली कोऑपरेट करते हैं। इसी का यही कारण है कि जो भी साइकेट्रिक की डिजीजें हैं वो कहाँ देखने को मिलेगी, अपने को अबोव 30 ईयर। क्यों, क्योंकि इस एज में जो मानसिक तनाव है उसका लेवल बढ़ जाता है। इसके अनेक प्रकार के रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि 30 साल की एज हो जाती है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां हो जाती है। अपनी जब एज 30 की हो जाती है तो पिताजी है, माताजी, उनकी एज भी 50 प्लस क्रॉस कर जाती है। तो उस एज में शादी हो गई, बच्चे हो गए या फिर अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको मैनेज करना है, माता पिता की सेवा करना है, इन प्रकार की सारी समस्याओं को लेकर अपने दिमाग में तनाव बढ़ जाता है। इस वजह से ये अपन क्या है, इस एज को एक पीक एज में काउंट करते हैं कि एंजाइटी की एक पीक एज या फिर मेंटल कंडीशन या डिप्रेशन वगैरह जैसी शिकायत आने की एक क्या है, कंडीशन कहलाती है। ठीक है, यहां तक अपन ने बात की है कि जो एंजाइटी है वो क्या है कि एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर में पाया जाने वाला कॉमन सिम्टम है और इसकी पीक एज क्या होती है, 30 टू 40 ईयर। यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। देन इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो एंजाइटी है जो मोस्ट कॉमनली एक जेंडर के अकॉर्डिंग भी पाई जाती है। जो अपनी एंजाइटी है जो मोस्ट कॉमनली जेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो फीमेल में ज्यादा पाई जाती है कंपेयर मेल। इसका अगर रेशियो की बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि 2:1। अगर दो फीमेल में एंजाइटी जितनी पाई जा रही है तो वहां मेल में कितनी पाई जाएगी, 1 में। ठीक है, तो अपन ने क्या बात की है अभी, मात्र ज्यादा कुछ बात नहीं की। अपन ने इंट्रोडक्शन के बारे में 3 टॉपिक के बारे में डिसाइड या फिर बात की है। ठीक है, फर्स्ट बात क्या थी कि जो आपका एंजाइटी है ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है किसके अंदर, एनी टाइप ऑफ साइकेट्रिक डिजीज।
एक बात तो हुई। देन उसके बाद में मैंने बोला कि इसकी एज कितनी होती है, 30 to 40 ईयर में मोस्ट कॉमन सीन होता है, ठीक है। देन इसके बाद में अपन ने बात की थर्ड नंबर कि जो ये साइकेट्रिक कंडीशन है वो एक जेंडर के अकॉर्डिंग भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एंजाइटी है मोस्ट कॉमन किन में सीन होगी, फीमेल में बजाय मेल के। तो अपन ने क्या बात की है कि 2:1, या ये बोल सकते हैं फीमेल रेशो मेल, ठीक है। अगर दो फीमेल अफेक्टेड है तो मेल कितने अफेक्टेड होंगे, एक ही मेल अफेक्टेड होगा। तो ये तो अपनी क्या थी बात, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में, यहां तक आपको समझ आया होगा। देन इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसके जो डेफिनेशन है वो क्या होगी। तो अपन बात कर लेते हैं कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करें, अगर बोलें तो बोल सकते हैं इर्रेशनल एक्सेसिव वरीज, क्या बोल सकते हैं, इर्रेशनल एक्सेसिव वरीज। एक्सेसिव वरीज अबाउट अप कमिंग आइडियाज सिचुएशन, क्या बोला, इरेशनल एक्सेसिव वरीज अबाउट अपकमिंग आइडिया सिचुएशन और इमेजिनरी डेंजर्स, ठीक है। यहां तक बात हुई अपनी डेफिनेशन की। तो जनरली अगर अपन डेफिनेशन की बात करें एंजाइटी की, तो एंजाइटी की डेफिनेशन क्या होगी कि एक्सेसिव या फिर सॉरी इरेशनल एक्सेसिव वरीज अबाउट अपकमिंग आइडियाज, थिंकिंग, सिचुएशन और इमेजिनरी डेंजर्स, कि अपने मन में आगे आने वाली इमेजिनरी डेंजर है, इमेजिनरी सोच है कि अपने को पता नहीं है क्या होगा। जैसे कि अपन कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अपन गए और अपने मन में है पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक अपने को पता नहीं है कि होगा क्या। जैसे कि इसको अपन बात करें, एक बीच में एक टॉपिक आ गया उसके बारे में बात कर लेते हैं कि फोबिया से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो फोबिया क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन डिसाइड होती है उसमें कि फोबिया है तो किसी को पानी से होगा, किसी को ओपन प्लेस से होगा, किसी को क्लोज प्लेस से होगा। लेकिन एंजाइटी में ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे आप घर से निकले तो आपके मन में है कि यार पता नहीं वहां तो क्या होगा, पता नहीं रास्ते में कोई मिल गया, पता नहीं क्या हो गया, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी डेंजर अपन कल्पना कर रहे हैं। इस सिचुएशन से अपन पहले रूबरू हुए हैं कि नहीं हुए हैं वो कोई पता नहीं। लेकिन फोबिया में क्या होता है कि जिस चीज से अपने को डर लग रहा है उससे अपन पहले रूबरू हो चुके हैं। यहां तक बात समझ में आई होगी आपके कि जो जनरल डेफिनेशन है एंजाइटी की वो क्या होती है। जनरल डेफिनेशन होगी इरेशनल एक्सेसिव वरीज अबाउट अपकमिंग आइडिया सिचुएशन और इमेजिनरी डेंजर्स, मतलब कि आने वाले अपकमिंग आइडियाज और इमेजिनरी डेंजर्स को फेस करने के लिए जो मन में तनाव पैदा होता है उसको ही क्या बोलेंगे अपन, एंजाइटी। यहां तक आप सभी को बात समझ में आई होगी, ठीक है। देन इसके बाद में अपन बात करेंगे इसके जो कोजेज क्या होते हैं। तो इसके जो कोजेज हैं उसके बारे में अपन वन बाय वन बात करेंगे। तो मेनली अगर बात करें तो इसका कोज देखा जाए तो वो बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल कोज होगा, ठीक है। कौन सा कोज होगा, बायो केमिकल या फिर बायो, ठीक है। ये होगा आपका कॉमन कॉज, या जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है उसका डिस्टरबेंस होने की वजह से अपने मन में क्या है, एंजाइटी डेवलप होगी, ठीक है। तो बायोकेमिकल के अंदर काफी सारे बायोकेमिकल हैं। तो इसके अंदर जो स्पेसिफिक बायोकेमिकल है जिसका लेवल डिक्रीज होगा वो होता है आपका गाबा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। इसका लेवल अगर डिक्रीज होता है तो अपने मन में क्या है या फिर अपने माइंड में क्या है, एंजाइटी डेवलप होगी, तनाव पैदा होगा। ये एक कोजेज होगा। इसके अलावा अपन नेक्स्ट कोज बात कर सकते हैं, पोवर्टी। पोवर्टी भी हो सकती है, अनसक्सेस भी हो सकता है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, ठीक है, और इनइफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म भी हो सकती है, ठीक है। मैंने बोला अनएम्प्लॉयमेंट और इन इफेक्टिव कोपिंग, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी।
ठीक है, एक बार अपन वापस से बात कर लेते हैं कि जो कोजेज है किसके, एंजाइटी के, वो कौन कौन से होते हैं, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल कोजेज, जिसके अंदर बात करें अपन गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये क्या है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, देन बोल सकते हैं अपन पुअर्टी, किसी भी पर्सन को अगर गरीबी है तो गरीबी में भी डर लगेगा, भाई ये क्या होगा वैसे क्या होगा, मतलब कि वो क्या है, इमेजिनरी थिंकिंग करेगा कि अरे यार मेरे को बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो डर तो पैदा होगा। ठीक है, गरीबी है। उसने बोला अनसक्सेस, अनसक्सेस का मतलब वो कोई भी काम है उसमें सक्सेस नहीं हुआ है तो उसके मन में डर रहेगा कि यार मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा तो मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, या फिर मेरी जिंदगी में काफी प्रकार के जो चैलेंजेस हैं वो आएंगे, मैं उनको किस प्रकार से फेस कर पाऊंगा। ये हो गया आपका अनसक्सेस। देन उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट, बात वही है अनसक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट, कि आपके पास अगर कोई काम ही नहीं रहेगा तो आपकी फैमिली है, आपकी खुद की बेसिक नीड्स हैं, उनको किस प्रकार से फुलफिल कर पाओगे। अगर उस नीड को आप फुलफिल नहीं कर पाओगे तो आपके मन में क्या है, तनाव डेवलप होगा। देन इसके बाद में मैंने बोला इनइफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग मैकेनिज्म क्या होती है कि एक ऐसी मैकेनिज्म जिसके द्वारा मन में आने वाली एंजाइटी को दूर किया जाता है किसी प्रकार का रेशनल देकर। जैसे कि अनेक प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ी है अपन ने, तो वही क्या कहलाती है, कोपिंग मैकेनिज्म। अब कोई भी पर्सन है, उसके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी आइडिया आया और उसने कोपिंग मैकेनिज्म काम में नहीं ली, तो उसके मन में क्या होगा, एक तनाव डेवलप होगा। जैसे कि कहावत बोलते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, तो उसके मन में अगर ये आइडिया नहीं आता अंगूर खट्टे हैं, तो वो चिंता करता रहता, अरे यार मैं अंगूर नहीं खा पाया, क्योंकि अंगूर तो उसके हाथ आ नहीं रहे थे। इस वजह से उसने क्या एक कॉपिंग मैकेनिज्म ली कि अंगूर तो खट्टे हैं, मैं तो खाना ही नहीं चाहता था, नहीं तो मैं खा लेता। तो क्या हुआ कि आपकी जो डिफेंस मैकेनिज्म है या कॉपिंग मैकेनिज्म है वो भी इफेक्टिव नहीं है, तो आपके मन में क्या है, एंजाइटी डेवलप हो सकती है। तो ये थे कुछ स्पेसिफिक कोजेज। अनेक प्रकार के कोजेज हो सकते हैं कि किसी ने कुछ बोल दिया है या फैमिली की जो रिलेशन है वो अच्छी नहीं है, तो वो भी एक प्रकार का कारण इसमें हो सकता है। यहां तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, देन इसके बाद में अपन